तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 91 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था सैरा सिन जब स्कूल में नकली स्टूडेंट बन के गई होती है तो स्कूल में एक लड़का नकली प्योंगन चो का बेटा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। हालांकि सैरा को उसके ऊपर शक हो जाता है और सैरा उसको बोलती भी है कि तुम ये एक्टिंग क्यों कर रहे हो और तुम्हें ये एक्टिंग करने के लिए किसने कहा है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सैरा अपना खाना लेके जा रही होती है और चलते चलते सैरा उसी बारे में सोच रही होती है। हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे वो लौंडा जो प्योंगन चो के बेटे की एक्टिंग कर रहा था वो सैरा सिन को कहता है, क्या एक्टिंग? आखिर तुम क्या बोल रही हो? ये लड़का और मैं सच में फाइट कर रहे थे, हम यहाँ पे कोई एक्टिंग नहीं कर रहे थे। ओए लोगन, क्या तुझे समझ आ रहा है ये लड़की क्या बोल रही है? लोगन कहता है, नहीं मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही है। ये लड़की मेरी बात सुनो, हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं और हमारी फाइट आपस में होती रहती है। लेकिन सैरा यहाँ से जाते हुए इन लौंडों को कहती है, मुझे माफ करना, लगता है शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा उस बात को भूल जाओ। लेकिन सैरा चलते चलते अपने मन में बोल रही होती है, ये लोग आखिरी दम तक अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है इन लोगों का यही प्लान है, ये किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहते कि ये लड़का असली प्योंगन चो का बेटा नहीं है। और जो लड़का प्योंगन चो का बेटा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है, सैरा को यहाँ से जाते हुए वो अपने मन में बोलता है, सच में ये मामला काफी ज्यादा गंभीर था, लगता है ये लड़की यहाँ पे सर चो के सेकंड बेटे को ढूंढने के लिए आ रखी है। लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सर चो के सेकंड बेटे को ढूंढ ना पाए। लेकिन सैरा अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है और खाना खाते खाते खुद से बोल रही होती है, ठीक है तुम्हें जितनी एक्टिंग करनी है कर लो, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट मेरे ही फेवर में होगा, क्योंकि लोगों को ढूंढ निकालने में मैं एक प्रोफेशनल हूँ। गुइगन चो सर चो के सेकंड सन, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी। इसके बाद जो दो लौंडे अभी कुछ देर पहले झूठ मूठ की लड़ाई कर रहे थे, सैरा देखती है वो दोनों एक दूसरे से हंस के बात कर रहे होते हैं। उन दोनों को देख के सैरा अपने मन में बोल रही होती है, जरा देखो तो वो दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, कुछ देर पहले तो ये ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। खैर उनकी गलती नहीं है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक अमीर बच्चे हैं और इनको यहाँ पे बस किसी ने एक्टिंग करने के लिए कहा है। तभी सैरा सिन की दिमाग की बत्ती जलती है और वो चम्मच को टेबल में पटक के अपने मन में कहती है, एक मिनट, ये अमीर बच्चे हैं। इससे पहले कि सैरा अपने मन में और कुछ कहती तभी यहाँ पे उनकी क्लास का टीचर आ जाता है जो कि सैरा की टेबल में अपना खाना रखते हुए कहता है, सैरा ये खाना कैसा था, क्या तुम्हें ये खाना पसंद आया? लेकिन सैरा ने टीचर को कोई जवाब नहीं दिया होता, लेकिन वो टीचर को देख के अपने मन में बोल रही होती है, आखिर वो अमीर बच्चे बिना वजह इसकी मदद क्यों कर रहे हैं? उन्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास सब कुछ है, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे बचपन से ही काफी ज्यादा अमीर हैं, उसके बावजूद भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऊपर से मुझे लगता है इनकी फैमिलीज को भी कोई खतरा नहीं होगा, मतलब कि इनसे कोई डरा धमका के भी ये काम नहीं करवा रहा है, क्योंकि इनके परिवार वाले इतने ज्यादा अमीर हैं कि इनके पास काफी अच्छी सिक्योरिटी होती होगी। मुझे समझ आ चुका है ये बच्चे अपनी मर्जी से सेकंड सन की मदद कर रहे हैं। ये सेकंड सन की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेकंड सन को काफी ज्यादा मानते हैं। सैरा एक स्माइल के साथ अपने मन में कहती है, ये बच्चे सेकंड सन को इतना ज्यादा मानते हैं कि इतनी बेकार एक्टिंग कर रहे थे। टीचर देखता है कि सैरा कोई जवाब नहीं दे रही है, इसलिए टीचर कहता है, हे सैरा आखिर बात क्या है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। लेकिन सैरा के दिमाग में अब भी प्लान चल रहा होता है और वो अपने मन में बोलती है, ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सन एक ऐसा इंसान है जो अपनी आंखों के सामने अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर ये स्कूल के बच्चे यकीन कर सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपने अच्छे स्वभाव को किसी से छुपा नहीं सकता। और इस पूरी क्लास में ऐसा इंसान कौन है जिसका स्वभाव काफी ज्यादा अच्छा है? ऐसा सिर्फ एक ही इंसान है और वो है हमारे टीचर। यानी कि सैरा ने सेकंड सन को धप्पा कर लिया होता है। सैरा को पता चल चुका होता है जो टीचर है वही सेकंड सन है, इसलिए सैरा इस बात को कंफर्म करने के लिए और थोड़े से मजे लेने के लिए अभी छोटी बच्ची की तरह टीचर के सामने रोने लग जाती है और कहती है, सर वो जो लड़के वहाँ पे हैं उन्होंने मुझे परेशान किया, सच बताऊं तो मेरे फादर भी बचपन से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे। मेरे फादर मेरी मदर और मुझे रोज मारा करते थे। मैं पहले से ही काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैं इनका मजाक बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाई। मुझे घर जाना है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करवाना है अपना। मतलब यार मैं आपको बता रहा हूँ सैरा सिन पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में सबसे खतरनाक लड़कियों में से एक है। और भी खतरनाक लड़कियां हैं पीटीजे यूनिवर्स में, लेकिन ये उनमें से एक है। और अभी अपने स्टूडेंट के आंसू देख के जो टीचर होता है ऑब्वियसली वो पिघलने लगता है, मतलब कि उसको इस लड़की के ऊपर दया आने लगती है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस समय प्योंगन चो जिंदा थे। हम देखते हैं प्योंगन चो अपने सेकंड सन को बोल रहे होते हैं, क्योंकि तुम अपने गुस्से को छुपा नहीं सकते इसलिए तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उस स्कूल में जाओ जिसे मैंने ही बनवाया है, वहाँ पे जाके एक टीचर का काम करो और अपनी जिंदगी बिल्कुल शांति के साथ जियो। अगर तुम अपनी जिंदगी
वहाँ पे शांति से जीते हो तो किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि तुम मेरे बेटे हो और इससे तुम्हारी जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे सारा के ऊपर टीचर को दया आ जाती है और वो दोनों लॉन्डो के पास जाके कहता है, हे तुम दोनों आखिर तुमने अब क्या कर दिया? क्योंकि ये दोनों लड़के इसी टीचर के लिए काम करते होते हैं, इसलिए वो कहते हैं नहीं सर, हमने इतना भी बड़ा मजाक नहीं करा था। और सारा पीछे से ये सब कुछ देखते हुए एक हल्की सी स्माइल के साथ अपने मन में कहती है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे ज्यादा आसान निकला। सर्चो के सेकंड सन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मिस्टर गिगवेंचो, अब तुम मुझसे नहीं छुप सकते। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे मैनेजर किम लोग सारे के सारे कार में बैठे हुए थे और उनकी कार के सामने एक खतरनाक सा बंदा आ चुका होता है, जिसको देख के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, यहाँ तक कि टॉम ली भी। योंगचॉल कहता है, क्या ये इंसान भी हमारा पीछा कर रहा है? और जो बंदा इनकी कार के सामने खड़ा होता है जिसका नाम यूचन होंग होता है, वो कार के ऊपर अपना हाथ रख के कहता है, कार से बाहर निकलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूचन के बचपन का सीन। अभी हमें यूचन के बचपन के कुछ सीन दिखाए जा रहे होते हैं और साथ ही साथ में हमें वॉइस ओवर आ रही होती है। यूचन होंग ये बचपन से ही बाकियों से थोड़ा अलग था। इसकी हॉबी बाकी के बच्चों की तरह नहीं थी, इसकी हॉबी थी प्रिडिक्ट करना, यानी कि अंदाजा लगाना। होंग बचपन से ही पहले ही समझ जाता था कि किसी इंसान को जब गुस्सा आता है उससे पहले वो कैसा बिहेव करेगा, या फिर कोई इंसान किसी के साथ लड़ने से पहले किस तरीके का बर्ताव करेगा, क्योंकि एक इंसान जिस तरीके का बर्ताव करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। और भले ही कोई इंसान किसी के साथ बिना कारण के फाइट करना स्टार्ट कर दे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उस इंसान के भी बॉडी के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान की सारी प्रतिक्रिया एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो कुछ भी एक्शन लेने से पहले कोई ना कोई संकेत तो देती है, चाहे वो डायरेक्ट संकेत हो या फिर इनडायरेक्ट। उदाहरण के तौर पे जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो उसके नाक का छेद नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है, या फिर जैसे अपने मुक्के को कसना या फिर अपनी कोहनी की मूवमेंट्स करना, ये संकेत होते हैं उससे पहले के जब कोई इंसान किसी को मुक्का मारने वाला होता है। और लोगों को एनालाइज करने की होंग की यही हॉबी उसे प्रिडिक्शन की एक बहुत ही बड़ी दुनिया में लेके चले गई। यानी कि आसान शब्दों में होंग ये देख सकता है कि इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। यानी कि यार एक तरीके से ये जो होंग होता है ना, ये किसी का भी अगला मूव प्रिडिक्ट कर लेता है। एक तरीके से ये बंदा फ्यूचर देख रहा होता है, मतलब इसने अपनी हॉबी को इतना ज्यादा खतरनाक डेवलप कर लिया होता है। और जिस समय प्योंगनचो जिंदा थे, एक बार इसका सामना प्योंगनचो के साथ भी हुआ था। हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे इसने प्योंगनचो के काफी सारे बंदों को मार के लेटा रखा होता है। इसके बाद इसके पीछे से प्योंगनचो आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा अच्छी फाइट कर लेते हो, क्या कहते हो हम साथ में मिलकर कुछ बड़े काम कर सकते हैं? लेकिन यूचन बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहता है, नहीं मुझे स्वीकार नहीं है। प्योंगनचो कहते हैं, लगता है तेरे बारे में वो अफवाहें सारी की सारी सच थी, या तूने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं तेरे सामने इस ऑफर को रखने वाला हूँ? लेकिन यूचन अपनी जगह से खड़ा उठता है और कहता है, तू अमीर है ना, काफी ज्यादा अमीर। क्या तुझे मैं कोई ऐसा इंसान लगता हूँ जो पैसों के लिए तेरी गुलामी करेगा? अभी यहाँ का वातावरण देख के मुझे लगता है तुझसे पंगा लेके मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसलिए मैंने अपना फैसला कर लिया है। भविष्य में जब तू मर जाएगा उस वक्त मैं आऊंगा तेरी सारी की सारी जायदाद हड़पने के लिए। प्योंगनचो इस बंदे को देख के कहते हैं, तू सच में काफी ज्यादा दिलचस्प बंदा है। तो ठीक है, अगर तू यही करना चाहता है तो तू कोशिश करके देख सकता है। भले ही मेरे मरने तक तू इंतजार करे और उसके बाद मेरी जायदाद को हड़पने के लिए आए, लेकिन तुझे बता दूं ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने तेरी तरह बिना मतलब की जिंदगी नहीं जी है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपनी जिंदगी को मैंने तब तक बहुत ही शान से जिया होगा, और मरने के बाद भी तेरे लिए मेरी जायदाद हड़पना आसान नहीं होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं जहाँ पे मैनेजर किम लोग अपनी कार से उतर चुके होते हैं और शांगुई यूचन को देख के बोल रहा होता है, ये यहाँ पे अकेला आया है, इसको देख के लगता है कि ये सोच रहा है सर किम तीसरे वारिस हैं सर चो के। लेकिन इतने में ही बहुत ही स्पीड के साथ यूचन अटैक कर देता है शांगुई के ऊपर और शांगुई उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है। ये सब कुछ होता देख हांशु अलर्ट मोड में आ जाता है और बहुत ही स्पीड के साथ एक मुक्का मारता है यूचन के मुंह पे, लेकिन यूचन भी उसी स्पीड के साथ हांशु के मुक्के को डॉज कर लेता है और पलक झपकते ही हांशु के पीछे आ जाता है। लेकिन इतने में ही यूचन के साइड से जिनचॉल एक लात मारता है यूचन के मुंह पे, लेकिन यूचन अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करके इस अटैक से भी बच जाता है। हम देखते हैं हांशु और जिनचॉल दोनों साथ में मिलकर फाइट कर रहे होते हैं यूचन से। ये सब कुछ देख के योंगचॉल टॉम ली से कहता है, सच में उस बंदे की स्पीड काफी ज्यादा कमाल की है, वो अकेला ही उन दोनों बंदों के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके एक भी अटैक नहीं पड़ा। लेकिन टॉम की आंखें अभी कुछ और देख रही होती है, इसलिए टॉम कहता है, नहीं ऐसा नहीं है कि वो बंदा काफी ज्यादा फास्ट है, दरअसल बात यह है कि उसको पता चल जा रहा है कि वो लोग अगला अटैक कैसा करेंगे। सच में ये तो
परेशानी वाली बात है। मैंने इस चाइनीज बंदे से उम्मीद लगाई थी कि ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा बेहतर लग रहा है। वहीं हम देखते हैं जो यूचन होता है एक मुक्का मारता है जिनचोल के, लेकिन जिनचोल अपने दोनों हाथों से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यूचन लगातार काफी सारे अटैक कर रहा होता है और साथ ही साथ में खुद को बचा भी रहा होता है। टॉम अभी यूचन को देख के इम्प्रेस हो ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही टॉम के पास वू जियांग आता है और कहता है, सर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। जो हमारे साथ के बाकी के बंदे थे वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। लगता है वो लोग पकड़े जा चुके हैं। अगर हम यहाँ पे अपना समय और ज्यादा बर्बाद करते हैं तो हमारे लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। हमें जल्दी से कोई फैसला करना होगा और कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। ये सारी बातें सुनकर टॉम कहता है, योंगचोल हमारा मिशन यहाँ पे क्या है? योंगचोल कहता है, सर हमें प्योंगयन चो के वारिस को बचाना है। टॉम कहता है, ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे किम को भी बचाना होगा, क्योंकि किम तीसरा वारिस है सर चो की वसीयत का। वैसे भी हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या पता किम ही सर चो का वारिस बन जाए। इसलिए टॉम फैसला कर लेता है यहाँ पे मेजर किम की मदद करने का। अभी हम देखते हैं हांशु ने यूचन के ऊपर काफी सारी लातें बरसा रखी होती है, लेकिन यूचन उन सारी की सारी लातों से बचता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है। लेकिन पीछे जाते जाते उसकी टक्कर होती है टॉम ली से। जैसे यूचन की टक्कर टॉम से होती है, यूचन को खतरा महसूस होता है और वो टॉम से दूर चला जाता है। और टॉम हल्का सा पीछे घूम के मेजर किम को बोल रहा होता है, मुझे बताया गया है हमारे पास यहाँ पे बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए किम अपनी बेटी और अपने दोस्तों को लेके यहाँ से निकलो, क्योंकि इसके आगे बेको हम सारी चीजें हैंडल करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो यूचन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि टॉम उसके पीछे खड़ा था, उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ था। इसलिए यूचन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या था? मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। नहीं, वो चीज बस एक पल के लिए हुई थी, लेकिन एक इंसान अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से कैसे मिटा सकता है, मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। लेकिन इतने में ही टॉम मुक्कों की बारिश कर देता है यूचन के ऊपर, लेकिन यूचन टॉम के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और टॉम के पीछे आ जाता है। बट इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यूचन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, एक सेकंड के लिए मैं तो इस इंसान से हार ही गया था। एक सेकंड के लिए इसका अगला मूव प्रिडिक्ट करने में मैं नाकामयाब हो गया था। मैंने काफी सारे लोगों से फाइट करी है, काफी सारे ताकतवर लोगों से फाइट करी है, काफी सारे ताकतवर लोगों को जान से भी मारा है, लेकिन इस तरह के दुश्मन से मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला। और हम देखते हैं टॉम कार का दरवाजा उखाड़ के सीधा मारता है यूचन के ऊपर, जो कि यूचन प्रिडिक्ट नहीं कर पाता और कार के दरवाजे से यूचन का कान कट जाता है। इसके बाद टॉम यूचन को एक स्माइल के साथ कहता है, ओए तू तो थोड़ा थोड़ा वैन गॉग की तरह लगता है। और यार शायद वैन गॉग किसी मशहूर बंदे का नाम है। अभी जो यूचन होता है उसकी हालत लगभग खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी बीस्ट के साथ फाइट कर रहा हूँ, एक ऐसा बीस्ट जिसका अगला हमला मुझे नहीं पता कि वो क्या हमला करने वाला है। और यूचन की इसी बात से हमें पता चलता है कि टॉम को फाइटिंग प्रोडिजी क्यों कहा जाता है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो का। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।